पिछली बार जिस प्रकार से मैंने आप सबके बीच में रखा था, प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन किस प्रकार से बद से बदहाल होती जा रही है। मुझे याद है सैनी साहब ने जब शपथ लेकर पहला जलसा किया तो एक बयान दिया था, क्रिमिनल प्रदेश छोड़ जाओ। आज लगभग उसको 90 दिन हो चुके और 90 दिन में जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन प्रदेश के अंदर शायद 2009 से 10 के दौर में ऐसी देखने को मिली या 97 से 99 के दौर में ऐसी व्यवस्था प्रदेश में देखने को, जहां सरेआम फिरौती डकैती तो प्रदेश में चली रही, वहीं सरेआम लोगों को गोली मार दी जाती है। हमारे व्यापार सेल के हिसार जिला के अध्यक्ष रविंद्र सैनी को सरेआम उनके हीरो होंडा के शोरूम के अंदर जाकर 5 गोली मारी जाती है। उनका सरकारी गनमैन मौके पर पुलिस इंफॉर्मेशन के बाद भी आज 82 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, तो भी अब तक एक अरेस्ट की चर्चा सुनी है। कोई भी क्रिमिनल उस पूरी घटना में जो इन्वॉल्व था, ना तो उनकी आइडेंटिफिकेशन हो पाई है, ना उनके विरुद्ध कोई एक्शन। और ये एक घटना नहीं, उससे अगले दिन गोहाना के अंदर एक दूधिए को सरेआम सड़क पे 8 गोली मार दी जाती है। महेंद्रगढ़ के अंदर टोल कर्मचारी के ऊपर गोली चलाई जाती है, उसके पानीपत के अंदर सरेआम गोली चलाई जाती है। उससे पहले जो महिंद्रा डीलरशिप हिसार में है संजय गुप्ता के, उनके शोरूम पर 40-50 फायर मारे जाते हैं। 2 ऐसी घटना है जहां भाजपा के नेताओं की दुकानों पर, ऑफिसों पर गोलियां चलाई जा रही है। ये दर्शाता है कि गृह मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री का कंट्रोल प्रशासन पे बिल्कुल नहीं। और कहीं ना कहीं एक चीज सामने आ रही है कि सैनी साहब को इतना लंबा समय 90 दिन का सरकार में होता है, फिर भी उनको परमिशन लेनी पड़ती है हर चीज की। और जो हम तो सुनी भी बात मैं कह सकता हूं कि अब ये भी चर्चा सीएम ऑफिस में है कि बड़े साहब बताएंगे तब एक्शन। अगर इस तरह की व्यवस्था प्रदेश में है तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बद से बदहाल प्रदेश की, या तो सैनी साहब कंट्रोल पूरी तौर पर लेने का काम करें और ऐसे लोग जिन्हें प्रदेश की कानून व्यवस्था को बदहाल किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने का काम करें। वहीं एक और बड़ी गंभीर विषय प्रदेश में बना जा रहा है कि आयुष्मान स्कीम जो प्रदेश में लागू हुई, पिछले दिनों सारे प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स ने जो इस स्कीम में एनरोल्ड थे, उनने पुराने ड्यूज की पेमेंट ना होने की वजह से स्ट्राइक करी। उनसे चर्चा के बाद उनको डेडलाइन दी गई कि 15 तारीख तक इस महीने की पेमेंट हो जाएगी। 300 करोड़ से ज्यादा का बकाया आज आयुष्मान का है। और आज सैटरडे है, कल संडे है, अब तक 1 रुपए की पेमेंट आयुष्मान की हरियाणा सरकार नहीं कर पाई, बल्कि झूठे वादे और जनता से करते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट जैसी व्यवस्था भी आयुष्मान भारत के साथ जुड़ी है, लिवर ट्रांसप्लांट भी आयुष्मान भारत के साथ जुड़ा है। ये दिखाता है कि सरकार किस गंभीरता के साथ हेल्थ फैसिलिटीज को ध्यान रखती है। इसके साथ साथ पैरेलली कई ऐसी घटनाक्रम भी हुई है, जैसे प्रदेश के 4000 डॉक्टर्स ने
स्ट्राइक पे जाने का 15 तारीख से ऐलान। अगर आयुष्मान इनेबल्ड हॉस्पिटल्स 15 तारीख से स्ट्राइक पे चले जाते हैं और सरकारी हॉस्पिटल स्ट्राइक पे चले जाते हैं, तो ये अपने आप में प्रदेश की हेल्थ फैसिलिटीज को पूरी तौर पर खराब करने का कार्य है। और इसके बीच में जो कार्यरत मेडिकल हॉस्पिटल्स के काम चल रहे थे पिछले 3 महीने से निरंतर उस पर भी अंकुश लगाए थे। ना तो कोरियावास मेडिकल कॉलेज के लिए स्टाफ की नियुक्तियां शुरू करी, जींद मेडिकल कॉलेज जो बन रहा था उसमें अक्टूबर पिछले साल ओपीडी का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना शुरू कर दिया और पिछले साल से लेकर निरंतर उसमें टाइम बाय किया गया और अब तक प्रॉपर मेडिकल स्टाफ जिसमें डायरेक्टर और वहां पर डेप्यूटेशन में जो डॉक्टर जाने चाहिए थे उसकी नियुक्ति पर भी बिल्कुल बंदिश लगाई गई है। अब तक कोई भी नियुक्ति जींद मेडिकल कॉलेज में ओपीडी की नहीं शुरू हुई। वहीं जो सिरसा का सिरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज का निर्माण होना था, इसका टेंडर फ्लोट कर दिया गया। कारण क्या रहा है उसकी डिटेल सरकार ने दी थी, उस टेंडर को कैंसिल किया गया, दोबारा अपलोड किया गया, दोबारा कैंसिल किया गया और अब तीसरी बार अपलोड करा हुआ है। जो हर जिले में हमने प्रयास करके मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए कदम उठाए पिछले 4.5 साल, कहीं ना कहीं यूटर्न सरकार ने उनको भी अलग अलग पाबंदियां लगाकर रोकने का प्रयास किया। मैं तो इतना आपके बीच में साझा कर सकता हूँ कि कई ऐसे हमारे फैसले थे जिसमें सैनी साहब ने यूटर्न लेने का काम किया और एक के ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी के ही स्पीकर हैं, पंचकुला से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता जी, उनने ही क्वेश्चन मार्क उठा दिया। मुझे याद है फरीदाबाद ग्रीवेंस का मैं चेयरमैन था और वहां ग्रीवेंस कमेटी में एक कर्नल साहब मेरे पास आए थे प्रार्थी बनकर, जिनके पड़ोसी ने स्टिल्ट बढ़ाने की वजह से उनके पूरे घर में क्रैक्स डेवलप हो और उसके बाद हमने कैबिनेट में निर्णय किया था कि स्टिल्ट+4 योजना को रोक दिया जाए। उसमें एक कमेटी बनाई गई, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी जिसको आज तक सार्वजनिक नहीं की और उस कमेटी की रिपोर्ट को ना देखते हुए सैनी साहब ने यूटर्न मारते हुए कुछ चुनिंदा व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए, प्रॉपर्टी का काम करने वाले बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए थोड़ी सी सख्ती बढ़ाकर रोड रेगुलेशन और स्टिल्ट+4 परियोजना की दोबारा शुरुआत। हमारी मांग है कि सरकार इसको इमीडिएटली नोटिफिकेशन को विड्रॉ करे और एटलीस्ट जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, जो सेक्टर बसे हुए उनके लिए इसको रीथिंक करने का काम करे। आज अधिकतम सेक्टर ऐसे हैं जहां पर सीवेज की, इलेक्ट्रिसिटी की, पीने के पानी की ये व्यवस्था इन्हांस नहीं करी और वहां पर स्टिल्ट+4 का लालच कुछ चुनिंदा लोगों का पूरा हो, इसलिए ये फैसला लिया गया है। हम पूरी तौर पर इसके विरुद्ध हैं और सरकार अगर इसको विड्रॉ नहीं करती तो आगे जो हमारा विधानसभा का अंतिम सेशन होगा उसके अंदर भी इसको उठाएंगे और सरकार से जवाब भी मांगेंगे। वहीं यूटर्न सरकार के कई यूटर्न आपके सामने आ चुके हैं। जैसे वित्त मंत्री के तौर पर मनोहर लाल जी ने तो प्रतिबंध लगाया था 5 लाख का पंचायती राज में और शहरी निकाय में टेंडर का, और अब यूटर्न सरकार ने वित्त मंत्री के तौर पर ही नए मुख्यमंत्री ने पहले इसको 21 लाख किया और 21 लाख करने के बाद भी वो 50% का जो लिमिट था उसको विड्रॉ किया। सरपंच साथी भी जानते हैं कि किस तरह का टाइम बचाने के लिए, टाइम बाय करने के लिए फैसला है।
पूरी तौर पर पंचायतों में विकास कार्य को ठप कराने का एक बहाना इस सरकार ने। वहीं दूसरी ओर पर प्रदेश के अंदर बारी बारी नए मुख्यमंत्री ने एक बात कही कि परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी में ढील दी जाए। ये फैसला और ये निर्णय किसका करा हुआ? इसका मतलब तो मनोहर लाल जी के करे हर फैसले पर यूटर्न लेने का निर्णय नायब सैनी जी का। परिवार पहचान पत्र था तो ग्रिड का पार्ट है, प्रॉपर्टी आईडी थी तो अर्बन लोकल बॉडीज की। मैं तो मांग करता हूं कि नए मुख्यमंत्री और सरकार इसका भी श्वेत पत्र जनता को दे कि कितनी ऐसी प्रॉपर्टी आईडीज हैं जिनकी रेक्टिफिकेशन की 2-2 महीने से ऊपर से रिक्वेस्ट पड़ी, और कितनी ऐसी प्रॉपर्टीज आईडीज हैं जिसके अंदर 5 मिनट में सेक्रेटरीट के अंदर करप्शन के माध्यम से प्रॉपर्टी आईडीज को रेक्टिफाई किया। तो डिजिटल डाटा है, सरकार इस डिजिटल डाटा को पब्लिक के बीच में देने का काम करे, क्योंकि हमारे संज्ञान में भी आया है 10-5 हजार रुपए लेकर कोई भी अपनी प्रॉपर्टी आईडी तुरंत दुरुस्त करा सकता है। और वही दूसरी ओर पर भी परिवार पहचान पत्र में बारी बारी ये कहा गया कि हमने 48 घंटे से लेकर 1 महीने के अंदर सभी जितनी क्लैरिफिकेशन अपलोड हुई थी उनको सुनवाई की। हमारे पास डाटा है जहां 3-3 महीनों से लोगों का रिवाइज डाटा अपलोडेड है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। और कई ऐसे केसेस हैं जहां 48 घंटे के अंदर लोगों की इनकम रीवेरीफाई करी। आज हमारे सेक्रेटरीट्स जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, एडीसीज के अंडर जो ग्रिड का स्टाफ बैठा है, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ, ये एक अड्डा बन चुका जिस अड्डे में निरंतर करप्शन हो रही है और निरंतर प्रॉपर्टी आईडीज हो, चाहे आपके परिवार पहचान पत्र की आईडीज हो, इसके अंदर पैसे लेकर डाटा कलेक्शन की और इसके अंदर डायरेक्टली सरकार के अधिकारियों का और कुछ चुनिंदा लोगों की इन्वॉल्वमेंट। मैं तो मांग करता हूं कि एंटी करप्शन ब्यूरो इसका भी तुरंत प्रभाव से ब्यौरा लेकर इस डाटा को पहले देखें कि किस किस एडीसी ऑफिस में कितना डाटा पिछले 1 साल में अपलोड हुआ है और कितना 48 घंटे में रेक्टिफाई हुआ है, कितना डाटा 2-2, 3-3 महीनों तक अनटच्ड रहा है और उसका कारण क्या है। वहीं अखबार के माध्यम से आप जैसे साथियों ने पिछले 2 हफ्ते में 2 न्यूज अलग अलग जगह प्रदेश में छापी। यहाँ पर एक खबर तो है गुड़गांव के अंदर, जहां बिना परमिट की अल्कोहल निरंतर सप्लाई भी हुई है, पकड़ी भी हुई है। और एक अम्बाड़ा की एक डिस्टिलरी की मैंने अखबार में न्यूज पढ़ी थी, जहां पर पुलिस प्रशासन द्वारा और एक्साइज डिपार्टमेंट के लोगों के द्वारा ट्रक्स नकली परमिट पर पकड़े गए। ऐसा क्या हुआ है कि 3 महीनों के अंदर 2 नंबर की शराब डिस्टिलरी से निकली। मैं तो अखबार में ही देखा है जहां पर कंप्यूटर भी पकड़े गए हैं। 2-2 परमिट एक ही व्हीकल के अलग अलग नंबरों के बने हुए भी पकड़े गए। हमने तो एक्साइज एक्ट में प्रोविजन करी थी कि अगर डिस्टिलरी से इस तरह की कोई भी व्यवस्था होती तो डिस्टिलरी के मालिक को भी नामजद किया जाए। अब तक हरियाणा पुलिस ने ड्राइवर और छोटे अधिकारी जो उस डिस्टिलरी के हैं उनको छोड़कर किसी और के विरुद्ध में आज तक एफआईआर भी नहीं काटी। ये अपने आप में दिखाता है कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट डिपार्टमेंट की डिस्टिलरीज के साथ मिलकर नॉन एक्साइज ड्यूटी पेड अल्कोहल की स्मगलिंग की प्रदेश में सामने आ रही।
डाटा हम भी कलेक्ट कर रहे हैं और जो आपके अखबारों के माध्यम से आए हैं उन FIR की भी कॉपी हम कलेक्ट कर रहे हैं और इस नेक्सस को जल्द आपके सामने भी लाने का कार्य करेंगे, जहाँ पर नॉन एक्साइज ड्यूटी अल्कोहल की जो सप्लाई प्रदेश में बढ़ी, इसके पीछे कौन कौन लोग हैं। इसके साथ 2 साल पहले हमने उम्मीद प्रदेश को दी थी, ग्राम पंचायत लेवल पर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जाए और जो ये कोचिंग के लिए बच्चे शहरों में जाते हैं, इसको ग्रामीण अंचल तक हम डेवलप करें, जिसमें लगभग 125 के आसपास डिजिटल लाइब्रेरी स्वयं मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन ग्रांट से दी और लगभग 1150-1200 के आसपास डिजिटल लाइब्रेरी पंचायत डिपार्टमेंट के फंड से डेवलप हुई। नई सरकार ने जैसे ही कदम उठाए, तुरंत उन लाइब्रेरीज का स्ट्रक्चर तो खड़ा हो गया, मगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर आना चाहिए था उस पर रोक लगाई और 3 महीनों में हरियाणा प्रदेश के पंचायती राज विभाग की जितनी डिजिटल लाइब्रेरी अंडर कंस्ट्रक्शन थी, उन पे 1 इंच का काम भी नहीं। मैं मांग आपके माध्यम से करता हूँ कि मुख्यमंत्री भी और पंचायती राज मंत्री भी तुरंत इसका संज्ञान लें और डिजिटल लाइब्रेरीज, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने भी बजट में प्रोविजन रखी थी कि देश के प्रत्येक गांव में डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाए, हरियाणा के डिजिटल लाइब्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तुरंत हम पूरा करें और कंप्लीट कराने का कार्य करें। अंत में एक विषय हमारे आयुष के डॉक्टरों का सामने आया है, जिसके अंदर रिसेंटली जो नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट आयुष डॉक्टरों की निकाली है, मेरे को अलग अलग जगह आयुष डॉक्टर्स जो NHM के माध्यम से 8-8 सालों से प्रदेश सरकार को सेवा दे रहे हैं, उनने अपनी मांग भी रखी कि जो हमारा प्रदेश का आयुष बोर्ड है, उसके नॉन रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर्स को भी एक तो एग्जामिनेशन के अंदर परमिट किया। अगर हमारे बोर्ड के नॉन रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर्स हैं और दूसरे प्रदेशों की कोई इलिसिट डिग्री भी लेकर आते हैं, तो उनको भी अवसर मिलेगा बिना स्क्रूटनी के प्रदेश के अंदर एग्जामिनेशन देना। वही जो 8-8 साल से हमारे यहाँ पर प्रदेश सरकार की सेवा कर रहे हैं, उन डॉक्टरों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ा जाए। उनको ना तो कोई एक्सपीरियंस के मार्क्स के प्रोविजन दिया और ना ही उन डॉक्टरों को कैसे रेगुलर रोजगार के अंदर लाया जाए, उस अवसर के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कई तो ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्हें 8-8 साल प्रदेश सरकार की सेवा करते होंगे और आखिरी चांस है एग्जामिनेशन दे। अगर इस बार उनके लिए प्रोविजन नहीं बनाई जाती तो रेगुलर भर्ती के बाद वो सारे डॉक्टर बेरोजगार। मैं मांग करता हूं कि तुरंत प्रदेश सरकार इस नोटिफिकेशन को रिवाइज करे और प्रदेश की सेवा करते हुए डॉक्टर्स के लिए कोई व्यवस्था ऐसी बनाई जाए जिसके अंदर उनको भी आगे एग्जामिनेशन में चाहे एक्सपीरियंस के नाम पर पॉइंट्स में और पॉइंट व्यवस्था प्रदेश के अंदर बनाई जाए। और एक चीज तो आज शायद 11 उपचुनाव थे और 13 उपचुनाव थे और 11 उपचुनाव के अंदर एनडीए को सशक्त मिली और अधिकतम सीट ऐसी है जहां पर अगर ट्राई कॉर्नर सीट थी तो रीजनल पार्टीज को जीत मिली है। लोगों ने कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी को नकारने का कहा। तो हमें तो पूरी उम्मीद है कि अब 100 दिन का समय हरियाणा प्रदेश में पड़ा है और 100 दिन के अंदर इसी प्रकार से हरियाणा की जनता राष्ट्रीय पार्टियों को नकार प्रदेश अपनी ताकत और आगे बढ़ाए। सर, आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की कि सीएम ने अभी बाइट की से कल एनकाउंटर हुआ है, कोई भी जो कल एनकाउंटर हुआ है, मैं तो आप जैसे साथियों के अखबार में ही और टीवी की माध्यम से पढ़ रहा हूँ कि वो दिल्ली STF के इनपुट पे हुए और ये
जो मारे भी गए हैं ये दिल्ली के कोई बर्गर किंग हत्याकांड के आरोपी थे। आज तक ना तो रविंद्र सैनी जी वाले चारों आरोपी जो मोटरसाइकिल पर दिखे हैं उनके ऊपर कोई एक्शन लिया गया, ना संजय गुप्ता के शोरूम पर जो गोलियां चली उस पर एक्शन लिया गया, ना मांगेराम नंबरदार के घर पर बहादुरगढ़ में जो गोलियां चली उस पर हुआ, भारतीय जनता पार्टी के फरीदाबाद के सचिव के ऑफिस पर जो गोलियां चली उस पर कोई नहीं हुआ, लाडवा पे भाजपा के नेता के घर पर गोलियां चली उस पर नहीं हुआ, जो कल दूधिया मारा गया कुहाड़ा के अंदर उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, जो पानीपत के अंदर दुकानदार पे गोलियां चली 8 राउंड फायरिंग के उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, जो टोल कर्मी को गोली मारकर फॉर्च्यूनर पे निकले आज तक वो ट्रेस नहीं हुआ। अगर मैं आपको घटनाक्रम हरियाणा प्रदेश की बता दूं तो पिछले 100 दिनों के अंदर शायद 200 से ऊपर आपराधिक घटना है और मुख्यमंत्री ब्यौरा दे कि उन 200 आपराधिक घटनाओं पर कितने आरोपियों को दबोचा गया है, कितनों के खिलाफ एक्शन लिया गया और कितने आज सलाखों के पीछे। सिर्फ एक घटना जो दिल्ली एसटीएफ के दिल्ली क्राइम ब्रांच के लोग हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर दिल्ली में हुए क्राइम के विरुद्ध में लेते हैं, क्या मुख्यमंत्री उसका श्रेय लेना चाह रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर को इतना आसान सोचते हैं कि प्रदेश में हांसी में जहां पिछले 11 साल से एक गोली नहीं चली वहां आज ऐसी घटना हो जाती है और सरकार चुप बैठी है। परिवार को मिलने बुलाया जाता है, परिवार को कोई आश्वासन नहीं दिया जाता कि क्या घटनाक्रम के दोषियों के विरुद्ध में हो। ये साफ दिखता है कि आज शायद डीजीपी उनकी नहीं सुनता है, होम सेक्रेटरी उनकी नहीं सुनता है, जिले के कप्तान उनकी नहीं सुनते। मुख्यमंत्री बहुत प्रदेश में देखे हैं, चौधरी देवीलाल जी देखे, बंसीलाल जी देखे, पर ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और ऐसे बयान शायद किसी मुख्यमंत्री के इतिहास में नहीं आए होंगे जो सैनी साहब के आए। और मैं कंप्लीट फेलियर मानता हूं एज होम मिनिस्टर कि वो आज के दिन अपने प्रशासकों पर, अपने सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, रेंज के आईजी और डीजीपी पर नियंत्रण नहीं ला पाए। नहीं तो अब तक हांसी के एसपी का बदलाव हो जाना चाहिए था, क्योंकि 4 दिन घटना को हो चुके हैं। मेरी स्वयं 2 बार वहां पर जो कमांड के ऑफिसर थे उनसे बात हुई, एक जवाब आता है कि जी ट्रेस हो रहे, पहचान हो चुकी। अगर पहचान होने के बाद भी 4 दिन ट्रेसिंग के लगते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता ऐसे अफसरों को जिले में दुष्यंत जी, आप अभी 100 दिन की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप गठबंधन की सरकार में थे, विधायकों को धमकी मिली, 5-5, 6-6 विधायकों को धमकियां मिली, उस वक्त एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को सरेआम गोलियों को धमकी दिया गया। उस वक्त की जो स्थिति है वो इसी प्रकार से। जितेंद्र जी, अगर मैं 4.5 साल की बात तो कभी शायद आखिरी के 2 महीनों का तो मैं नहीं बोल सकता, 4.25 साल में ऐसा कोई घटनाक्रम देखने को नहीं मिला जहां अनट्रेस्ड चीजें रहेगी। अगर विधायकों को धमकी मिली तो सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज देश की भी प्रदेश की जुटी और उन लोगों को बिहार से अरेस्ट करने का काम। इवन हमारी फोर्सेज विदेश गई और विदेश से भी लोगों को अरेस्ट कर। अब तो मैंने चर्चा सुनी है कि जी कोई थाईलैंड से क्रिमिनल पकड़ के हम वापिस ला रहे हैं। आप पकड़ के ले आओ, पर क्या ये आपराधिक घटनाएं प्रदेश में रुके? क्या इस तरह की गतिविधि पर नियंत्रण आएगा? ये तो ऑटोनॉमी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देनी पड़ेगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर कोई वारदात होती है और लिबर्टी है ऑफिसर के पास कि वो एक्शन लेंगे तभी जाए व्यवस्थाएं सुधरे। यूपी में सुधरी नहीं सुधरी। आज दिल्ली के अंदर आप घटना सुनते हैं कोई इतनी बड़ी हो जाती है। पंजाब के अंदर 3 इंसिडेंट हुए थे ऑटोनॉमी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, पंजाब सुधरा नहीं सुधरा। नहीं तो कबड्डी के प्लेयर को भरे मैदान में गोली मार दी। आज घटनाओं पर ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा और उनको ऑटोनॉमी नहीं दी जाएगी लॉ एंड ऑर्डर दुष्यंत जी, हरियाणा के अंदर इनेलो और बसपा का एक बार फिर से गठबंधन हुआ है, किस तरीके से देखो? अच्छी बात है, आपने जोड़ दिया, फिर से हुआ। कितने दिन चलेगा ये भविष्य की गर्मी है।
किसने कराया है ये आपको पता कह होगा। रहे हैं कि लंबा चलेगा इसका। और क्या होगा वो तो जनता तय करे। जनता की चर्चाएं जो है ये साफ है कि कहीं ना कहीं 60 गांठ के साथ ये अलायंस हुआ है। दुष्यंत जी सीएम को क्या करना चाहिए? क्या डीजीपी बदला जाए? उनके फेलियर सबसे पहले इस तरह की व्यवस्था के अंदर हेड ऑफ पुलिस फोर्सेस का, और हेड ऑफ पुलिस फोर्स अगर डिजिटलाइजेशन की तरफ ध्यान देंगे और लॉ एंड ऑर्डर की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो प्रदेश इसी तरीके से बदहाल। आज हर चीज ऐप से नहीं चलती, गुंडों की ट्रेसिंग ऐप से नहीं होगी, तो इंटेलिजेंस से होगी। इंटेलिजेंस अगर फील्ड में मजबूत होगी, मजबूत ऑफिसर्स होंगे, ऑटोनॉमी होगी, तो अपने आप ऐसे तत्वों के ऊपर कंट्रोल होगा। दुष्यंत जी आपने जो कहा कि सीएम साहब को 90 दिन हो गए, कभी भी बड़े साहब को पूछना, तो कौन बड़े साहब है? ये सब ये तो आप ही जानते हैं बड़े कौन है, छोटे कौन है। बड़े साहब है या दिल्ली बैठे हैं वो बड़े साहब है? मैंने तो सुना है, कौन है? आप जैसों से सुना है कि हर चीज में मुख्यमंत्री कहते हैं बड़े साहब के आदेश आने को, ये तो खोजिया जानकारी आप खोज के दे दो कि बड़ा कौन सा है। मेरे को तो 6 फुट 2 इंच के होंगे सैनी साहब बड़े, वो लगता है कि उनसे भी बड़ा कोई है, ढूंढना पड़ेगा। दुष्यंत जी आपने कहा कि ये 5 लाख की टेंडरिंग कर दी और अब 21 लाख कर दी, ये यूटर्न है सरकार का। उस वक्त तो आपके पार्टी के विधायक जो है वो पंचायत मंत्री थे। पंचायत डिपार्टमेंट का विरोध क्यों नहीं किया? पंचायत डिपार्टमेंट का ये निर्णय नहीं, सर सरकार का था। यही टेंडरिंग का निर्णय जो हुआ था सारे डिपार्टमेंट्स को एक रूप में लाने का था, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री का और चीफ सेक्रेटरी का होता था। हमने उस समय भी विरोध किया और निरंतर मनोहर लाल जी को कहा, पर कई चीजें होती है जब निर्णय ले लिए जाते हैं तो जल्दी से उसको बदलाव नहीं। मैंने तो निरंतर, आपको याद होगा या आपका इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड बता देगा, जब भी सरपंच में से मिले हमने ये कहा था हम बदलाव लाएंगे, चर्चा के बाद बदलाव, और चर्चाएं भी करेगी, आश्वासन भी देगी, और हमने उसका नुकसान झेला है, मैं इनकार नहीं करता। पंचायती राज के अंदर जो संशोधन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने किया, इसका हमने लोकसभा में जननायक जनता पार्टी ने भी नुकसान किया। ये सर जो पहली सरकार में जो आपने ई टेंडरिंग की शर्तें बनाई थी वो ज्यादा बढ़िया थी, या नायक सैनी जी ने जो किया, या कुछ और भी हो सकता है? बढ़िया तो समय की बात होती है, क्या बढ़िया होता नहीं। कई फैसलों पर नुकसान हो जाता है वो घटिया हो जाता है, कई फैसलों पर फायदा हो जाता है वो अच्छे हो जाता है। अब हमने बुढ़ापा पेंशन 2000 से 3000 कराई, और मैं निरंतर बीजेपी के साथियों की सुनता था कि हमारी घोषणा थी कि 3000 करेंगे, आपकी 5100 थी। आप सारे पत्रकार, बीजेपी का संकल्प पत्र था, उस संकल्प पत्र में 3000 रुपए लिखे दिखा। ये तो हमने लड़ झगड़ के 250 कर दिए, और मैं तो इतने यूटर्न ले लिए। मैं सैनी साहब को कहता हूँ एक हमारी भी सुध रख लो, 5100 कर दो, हरियाणा का तो भला हो जाएगा। चलो हम सरकार में 5100 नहीं करते तो इसको 3500 कर दो, बीच बिचाले करेगा, पर हमारे बुजुर्गों का तो सम्मान बढ़ेगा। इतने फैसलों पर यूटर्न है, ये तो सीधी सड़क चलना है, इसमें तो सिर्फ फैसला जनहित के लिए करना है। सर 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने को लेकर एक नई कॉन्ट्रोवर्सी रखी गई, आपका टेक क्या आया? देखिए काला दिन 25 जून था, ये कोई नहीं भूल सकता। चौधरी देवीलाल जी, ओम प्रकाश चौटाला जी, जगदीश सिंह जी, ये सभी लोग 19 महीने जेल में काटते हैं। और वो वाक्य आज हम हमारे बुजुर्गों से सुनते हैं कि महेंद्रगढ़ जेल के अंदर चौबीस साहब के साथ 2 और उस समय के फ्रीडम फाइटर, ये जो गवर्नमेंट के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे थे वो लोग, और उन 3 लोगों को 5.5 फुट हाइट की, 6.5 फुट चौड़ी और 9 फुट लंबी चक्की के अंदर छोड़ दिया गया, जिसमें कोई टॉयलेट नहीं था, 2 मटके छोड़े। वो काला दौर था, और उस काले दौर को शायद देश के वो नेता जो आज जिंदा है और जिनने देखा है, या वो नेता जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, उनके परिवार कभी भुला नहीं सकते। काला दिन भी था, और वो एक ऐसा दौर था जिसने शायद वो अगर नारा ना होता इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और इंदिरा गांधी को
ये सोच ना मिलती कि हम बदलाव लाते हैं, लोग हमें चुनेंगे। चाहे जो बरुआ जी थे उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष, जिनने नारा दिया और उस समय चुनाव करा दिए गए और चुनाव में सारे दल एकजुट हो गए और शायद 35-36 दिन का दौर था और 36 दिन के अंदर इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। तो ये काला दौर था। मैं तो कहता हूं काला दिवस की जगह उस पूरे दौर को ही काले दौर के तौर पर देश याद करे तो शायद हम सबके लिए ना भुलाने वाला वो क्षण रहा है। क्योंकि देश के अंदर जिसने भी उस समय सरकार के विरुद्ध में आवाज उठाई, चाहे वो चौधरी देवीलाल सरीके के लोग, सरदार प्रकाश सिंह बादल जी जैसे लोग थे या फिर राजमाता सिंधिया जैसे लोग थे, उन सबको अलग अलग देश की सलाह 19 महीने तक समय। अजय दुष्यंत जी, आपने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान जो मुद्दे बताए तो कितने विधायकों के साथ उठाएंगे? 10 विधायक आपने जीते थे। मेरे संगठन में तो आज भी 10 है, मगर जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये तो किसी से छिपा भी नहीं है। 2 के विरुद्ध हमने लिख के दे दिया है, 3 को नोटिस इशू है, 5 साथी हमारे साथ। पर जब तक विप की ताकत है, अगर फ्लोर टेस्ट होगा तो हम विप जारी करेंगे सरकार के विरुद्ध 10 के 10 में। अगर कोई साथी रिजाइन करता है तो अलग बात है। मैंने माननीय ज्ञानचंद गुप्ता जी से 2 बार समय मांगा है, आज भी वो शायद आउट ऑफ स्टेशन है, पिछली बार भी आउट ऑफ स्टेशन थे। रणधीर सिंह जी पार्टी की तरफ से 2 बार जाकर उनको अपील भी दी है। मुझे लगता है कि उनकी व्यवस्थाएं हैं या कोई इलविल है जिसकी वजह से स्पीकर साहब हमारी रिट पे सुनवाई नहीं कर पाए, अब आज तक नोटिस नहीं दे पाए। हम इसका लीगल व्यू भी ले रहे हैं और अगर हमें हाईकोर्ट को अप्रोच करना पड़ा कि टाइम बाउंड डिसीजन है तो हम हाईकोर्ट भी जाने को तैयार। अच्छा सर, पिछले दोनों विधायकों के विरुद्ध पिछले दिनों में बात किया था, गारंटी की बातें कही गई थी, तो क्या वो हरियाणा में फैल हुई है जैसे आपने आयुष्मान कार्ड की बात की है? गारंटी तो 400 की थी, कोई 240 पे कम। सर पीएम जी वो गारंटी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने पूरे चुनाव में मोदी की गारंटी कहा था हर चीज। अगर मोदी की गारंटी 400 एनडीए लाने की थी, 370 बीजेपी की थी और जनता ने उसको 240 से भी नीचे ला दी, तो गारंटी तो अपने आप फेल है। तो जनमत है, जनमत ने फैसला कर लिया। अगर जनमत को 5 किलो अनाज मुफ्त की गारंटी थी और भी चीजें थी, ये मन में होती तो जनता मत के अधिकार से उनके सांसद जिता। अगर हरियाणा पे आधे सीटों में आ गई, उत्तर भारत में लगभग 100 सीटें आ गई, तो गारंटियां फेल हुई और जनता ने देखा। अगर उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में जहाँ पूर्ण बहुमत के साथ इनके मुख्यमंत्री और वहां आधी सीटों पर एनडीए रह जाती, गारंटी फेल है। राजस्थान के अंदर जहां अभी सरकार बनी थी, वहां आधी सीटें सीपीआईएम जैसी पार्टी अगर एकदम सत्ता में आ जाती, एक सांसद सीकर से बना जाती, तो ये दिखता है कि गारंटी फेल। सर, राज्यसभा चुनाव को लेकर बातें बहुत हुई दोनों तरफ से विपक्षी पार्टियां, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि गिव अप कर दिया गया है, क्या कहें? मैं तो आज भी गिव अप नहीं करता। मैं तो आज भी कहता हूं हमें 9 विधायक प्रपोजल के तौर पर और 9 विधायक साइन करेंगे तो एक कैंडिडेट मैदान में। चुनावी मैदान में हार जीत वोट तय करते हैं। मैदान पहले छोड़ दोगे तो हार जीत कौन तय करेगा? मैं तो आपको आज कह रहा हूं कि 5 साथी हमारे पास हैं और 5 साथियों को अगर फ्लोर टेस्ट की बात आएगी तो वेब के माध्यम से हम साथ कराएंगे। जहां राज्यसभा की बात है, भूपेंद्र हुड्डा जी ये दम तो दिखाएं, हम 5 साइन कर देते हैं, वो 1 तो साइन करके दे। आज मैदान खाली छोड़ देना ये कांग्रेस और बीजेपी की साठगांठ दिखा। ये कह देना दिग्विजय को लड़ा दो, हम कह देते आप आशा उठा को लड़ा दो, उससे क्या होगा? मैंने तो स्पष्ट पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, आज भी कहता हूं कि अगर भूपेंद्र हुड्डा लड़ने का दम रखते, मैदान में ये दिखा सकते हैं कि कांग्रेस मैदान छोड़ के नहीं भागी,
पहला प्रपोजल का साइन मैं करता हूं। अगर वो उम्र में बड़े हैं वो लेना चाहें क्रेडिट, तो पहला वो प्रपोजल साइन करते, दूसरा मैं करता। खेल के जगत से, कोई शहीद परिवार से, कोई सामूहिक, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने हरियाणा की लोक संस्कृति को, जैसे महावीर गुड्डू ने अभी पद्मश्री जीता है, मैं तो उनका नाम ले लेता हूँ। अगर वो सहमत हैं, हरियाणा की लोक कला को इतने सालों तक जीवित रखने का काम महावीर गुड्डू ने किया है, आप उनके नाम पे सहमति बना दो। हस्ताक्षर मैं भी करूंगा, हमारे विधायक भी करेंगे। मैदान में उम्मीदवार तो उतारे, और कुछ नहीं पता समय का कि बीजेपी के कई विधायक बड़े प्रताड़ित हैं। आधों को यह भी दिख रहा है कि आगे टिकट कटेगी, कई मंत्रियों को भी लग रहा है हमारा नंबर नहीं आएगा। राज्यसभा में तो सीक्रेट वोटिंग है, क्या पता उनमें से कई साथी हमारे साथ जुड़ जाए और सूद बैठ जाए। कार्तिक भी तो जिताया था। मोहनलाल मराठी ने अभी कह दिया कि हमारे पास राज्यसभा सीट जीतने के लिए पूरा बहुमत नहीं, बहुमत हो, मैं क्वेश्चन मार्क नहीं ला। पिछली राज्यसभा सीट जीतने का बहुमत तो कांग्रेस के पास भी था नहीं था। पिछले चुनाव में लोकदल के पास भी था। जब आर.के. आनंद आया, उस समय ईसाई किसने बदली? भूपेंद्र हुड्डा ने। पिछले चुनाव में क्रॉस वोट किसने किया? भूपेंद्र हुड्डा को पता है। अगर वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सपना सोच सकते हैं, ये कह सकते हैं 60 की हम गारंटी लेते हैं विधायक चुन लेंगे, अरे अब तो 44 इकट्ठे करने हैं। राजनीति तो ये कहती है प्रयास एक दिन भी नहीं छोड़ना चाहिए। और 88 की विधानसभा में अगर हम मैदान में उतरेंगे, क्योंकि शायद किरण चौधरी जी ने भी अभी इस्तीफा नहीं दिया आज के दिन। ये सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का डांस नहीं है कि कोई प्राइमरी मेंबरशिप दूसरी पार्टी की ले लेता है, पटका नहीं पहनना, प्राइमरी मेंबरशिप ले ली, उसके बावजूद भी स्पीकर सुनवाई करने को तैयार नहीं। ये अपने आप में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं संविधान के अनुच्छेद 10 को तोड़ने का, खत्म करने का प्रयास पाते हैं। आपको लगता है कि स्पीकर जो है लीगल ओपिनियन की बात करें तो लीगल ओपिनियन तो हमारे यादव साहब को भेज देता हूँ, पार्टी के हैं, सेक्रेटरी भी रहे हैं विधानसभा के। स्पीकर साहब तो मेंबर भी नहीं थे उस समय, ये सेक्रेटरी जनरल रिटायर हुए। ये सिखाएंगे जा पिछले राज्यसभा चुनाव में भी जब कार्तिकेय के परसेंटाइल में चुनाव हमने जीता था, उस समय भी तो रात को 12:30 बजे हमने यादव साहब को भेजा था कि जाकर ज्ञानचंद जी को ज्ञान देकर आए। आज भी अगर उनको चाहिए कोई एडिशनल इसके अंदर सपोर्ट, तो हम पार्टी की तरफ से वकीलों का भी, ऐसे रिटायर्ड अनुभवी लोगों का भी पूरा सपोर्ट देने को तैयार है। मगर सुनवाई तो करिए। जब हमारे 2 विधायक बीजेपी के स्टेज पे चढ़ जाते हैं, नए नोटिस इशू करने के बाद जवाब नहीं देते, आज उनको मेंबर रखना ये दर्शाता है कि बीजेपी अपना फायदा लेने से संविधान को कम करे। सर, आपने कहा ब्यूरोक्रेसी शुड बी गिवन फ्री हैंड, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, क्या एनकाउंटर दी सॉल्यूशन? अरे पकड़ लो भाई, मारो पकड़ो, ऐसे तत्वों के खिलाफ एक्शन नहीं लो तो ये तो नई पीढ़ी को भी खराब करेगी। आज आप देखते हो कि अधिकतम युवा जो इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, दे आर इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 25। अगर आप कईयों के विरुद्ध सख्त नहीं लोगे तो अगली पीढ़ी में भी धीरे धीरे ये लिबर्टी ऑटोनॉमी आएगी कि वो इस तरह की एक्टिविटी में। सर, देश के अंदर भूषण सर, देश के अंदर अग्निवीर योजना को लेकर काफी हड़कंप मचा हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा 10% का आरक्षण जो है वो पूर्व अग्निवीरों को दिया गया है, सीआईएसएफ और बीएसएफ में। आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मैटर को? मैंने जब ये योजना लागू हुई थी, उस समय के एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी से मुलाकात हुई, और मैंने उनको एक सुझाव दिया कि जितने हमारे अग्निवीर हैं जो 4 साल बाद परमानेंट इनरोलमेंट में आर्मी में नहीं जाते, उनके लिए हायर एजुकेशन में सब्सिडी स्कीम हमें चलानी चाहिए कि वो 12वीं पास बच्चे होते हैं जो इनरोल होते हैं 16-17 साल के, और वो 21 साल 22 साल की उम्र में वापस आ जाते हैं।
जब तक हम उनका एजुकेशन का बर्डन नहीं उठाएंगे, उनको फ्यूचर एक्सेलरेशन समय देगा। उसके साथ साथ जो हमारी पैरामिलिट्री है, प्रदेशों की पुलिस फोर्सेज है, उसके अंदर भी इनके लिए एक्स आर्मी मैन कोटा की तरह कोटा बनाया जाए, जिससे ट्रेंड पर्सनल प्रदेश के और पैरामिलिट्री की फोर्सेस को, इसके साथ इनके लिए प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब सिक्योरिटी, चाहे वो सिक्योरिटी एजेंसीज इनरोल करी जाए, क्योंकि ये अपने 4 साल बॉर्डर पर देकर आएंगे और 4 साल के साथ साथ जो प्रीमियर डेवलपमेंटल एज होती है बच्चे, उसमें ये देश को सर्व करते हैं। मैं जब अमेरिका में पढ़ता था तो अमेरिकन फोर्सेज में जो लोग इन्वॉल्व थे, उसके अंदर भी उनकी हायर एजुकेशन को पूरी तौर पर गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका बेयर, यूके गवर्नमेंट भी इसी तरीके से करती है, इजरायली सरकार भी इसी तरीके से, भारत सरकार को प्रोविजन बनाना चाहिए और ये व्यवस्था बढ़ेगी तभी जाकर अग्निवीर योजना के अंदर हमारे युवाओं का भविष्य सुरक्षित। कांग्रेस की योजना वापस होनी चाहिए या नहीं? आप तो सुझाव की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, आज कांग्रेस ने कहा कि हमने अग्निवीर योजना को रद्द कर देंगे। आज किसने कहा? कि कांग्रेस ने कहा कि अग्निवीर योजना कब करेगी? जब सरकार आने को अग्निवीर योजना बंद कर मैं देंगे। यही तो पूछ रहा हूँ, कब आएगी? आज के दिन तो हेल्दी डिस्कशन ये है कि जिन लोगों ने लागू करी उनसे अमेंडमेंट करा के इस व्यवस्था में सुधार किया। ऐसे तो परसों आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल लोकदल ने कह दिया हमारी प्रदेश में सरकार बनेगी, हम अग्निवीर योजना खत्म कर देंगे। प्रदेश सरकार के पास क्या अधिकार है? हम प्रदेश सरकार में योजना बना सकते हैं कि हमारे पुलिस के अंदर 40% अग्निवीरों को भर्ती लें। हम हमारे और गवर्नमेंट के ऑफिसेज है, एक्सपीरियंस अनुसार उनके लिए भी रिजर्वेशन कोटा बने। पर इन लोगों का विजन सिर्फ बातें करने का। आज के दिन अमेंडमेंट होकर इस योजना में सुधार आए तो हमारे युवाओं का भविष्य भूषण जी, गठबंधन हो रहे हैं, एक 2 इश्यूज आपने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए, रोड का बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछ लिया। आप जब 4.5 साल तक सत्ता में थे, जो संयुक्त जेजेपी और बीजेपी सरकार के फैसले थे उनके लिए आप जिम्मेवार थे, जिसमें परिवार पहचान पत्र योजना लागू करके जो आज लोगों को कह रहे हैं कि यूपी की सरकार है, सेल्फ डिक्लेरेशन करके अपनी पारिवारिक इनकम ठीक करवा सकते हैं, पंचायतों में 5 लाख 2 लाख में लट मारी, उनके बौछारें मारी तो 5 लाख हुआ, उसके बाकी तो बड़े ही आज वो 21 लाख शुरू किया। तो इसमें जेजेपी उस वक्त के लिए जिम्मेदारी लेती है उस वक्त की सरकार के फैसलों की? जो फैसले लिए गए जननायक जनता पार्टी के मिनिस्टर्स के डिपार्टमेंट में फैसले, ये अधिकतम जो बातें आपने कही, चाहे वो फैमिली आईडी हो तो क्रेडिट की बात है, प्रॉपर्टी आईडी हो तो यूएलपी की बात है, ये इंटरनल डिपार्टमेंटल इश्यूज थे, कभी कैबिनेट के इशू नहीं थे। ग्रेड एक डिपार्टमेंट बनाया गया, उस डिपार्टमेंट ने पीपीपी परियोजना शुरू करी बिना कैबिनेट नोटिस। तो हम जिम्मेवारी किस चीज की? जहाँ पंचायतों की बात है, मैंने स्वयं मनोहर लाल जी को कई बार इसका विरोध भी किया और क्योंकि फाइनेंस की तरफ से प्रतिबंध था, जैसे HEW पोर्टल था, PWD ने बनाया, तो मानता हूँ बड़ा अच्छा पोर्टल हमने बनाया और आज उसका नतीजा है कि प्रदेश के 32 विभाग किसी भी टेंडर को, इंजीनियरिंग वर्क्स को अपलोड करते हैं तो उसी पोर्टल पर करते हैं, जो कि आज पब्लिक हेल्थ चलाता है। फैसले अच्छे थे तो आज भी कामयाब रहे हैं कि आपके कॉन्ट्रैक्टर्स की इनपैनलिंग भी एक पोर्टल पर है, ब्लैक लिस्टिंग भी एक पोर्टल पर है। ऐसा आज के दिन तो नहीं सुनने में आता कि यूएलबी ने ठेकेदार ब्लैक लिस्ट किया और वो आकर पंचायती राज के ठेके लेगा। अगर ब्लैक लिस्ट हुआ है तो 32 के 32 विभागों को मिले। दूसरा विषय जो आपका महत्व था, जिसके बारे में आज आपने खबरों के माध्यम से जानकारी दी है कि एक ही शराब के बिना परपट के शराब जारी है और आप उसकी सर्च करके दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो क्या ये बड़ा घोटाला आपको परसों ये न्यूज में आया था, शायद यमुनानगर और अम्बाड़ा जिले की जॉइंट न्यूज थी, जहां पर कई ट्रक, मल्टीपल ट्रक्स विद सेम परमिट्स पकड़े गए, उसके अंदर बिना एक्साइज ड्यूटी पेड अल्कोहल, जिसके ऊपर पुलिस ने FIR करी है, एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया है। अब तक उस FIR के अंदर डिस्टिलरी के डायरेक्टर्स तक कोई भी इंक्वायरी नहीं हुई है, जबकि एक्ट पूरी तौर पर कहता है कि वो लोग इन्वॉल्व हैं।
इसके अंदर उन लोगों को सेफ गार्ड सरकार कर रही है। दूसरी चीज कि कैसे प्रदेश में डिस्टिलरी से बिना परमिट पेड अल्कोहल निकली, इसके अंदर तो फिर डीटीसी भी इन्वॉल्व है, ईटीओ भी इन्वॉल्व है, और एक्साइज इंस्पेक्टर की जिसकी 24 घंटे की ड्यूटी डिस्टिलरी की है वो भी इन्वॉल्व है। उन लोगों के खिलाफ भी सरकार ने अब तक कोई इंक्वायरी इनिशिएट नहीं करी, कोई एक्शन। पिछले इतने अरसे में कभी आपने इस तरह की तो घटनाक्रम नहीं सुनी होगी। ये तो सुनी होगी कि पंजाब से आई हुई गाड़ी पकड़ी गई या इंटर बॉर्डर क्रॉसिंग के अंदर किसी ने डंपिंग करती पकड़ी, मगर प्रदेश की डिस्टिलरी में इस तरह का कार्य शुरू होना ये अपने आप में दिखता है कि सरकार की मिलीभगत से इस तरह की गतिविधि दोबारा प्रदेश में। ये जो जिस तरह से गठबंधन हो रहे हैं लगातार, तो जेजेपी अकेली जाएगी अभी तो हमने 14 जिलों के अंदर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करी। अगले 5 दिनों में बचे हुए 8 जिलों को हम कवर करेंगे और 8 जिले कवर करके 20 से लेकर और 30 तारीख के बीच में संगठन भी बनाएंगे और हल्के लेवल पर कैसे जन जागरण अभियान को चलाना है नए संगठन के साथ, उसको एक्टिव करेंगे कि अगस्त के पूरे महीने में प्रदेश के 90 हल्कों के 6300 ग्राम पंचायतों को प्रत्येक शहर के तौर पर प्रत्येक घर को हमारे कार्यकर्ता जाकर टच भी कर सके, पार्टी के 4.5 साल के कराए गए वादों को भी जनता तक पहुंचा पाए और आने वाले भविष्य के अंदर पार्टी किस विजन के साथ विधानसभा में उस विजन को भी अभय जी ने आरोप लगाया है कि आप उपेंद्र सिंह हुड्डा एक भी टीम है बीजेपी की। 4.5 साल में उनने मेरे को छोड़ के खट्टर जी पे कोई आरोप लगाया? हाँ, तो मैं विपक्ष में बैठा उनको बोला आज भी सरकार की कमी गिना दो, जो बीजेपी के साथ मिलके चल रहे उनकी तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पोल खुल जाएगी कि 4.5 साल में उनने कितना बीजेपी के विरुद्ध बोला। आज गठबंधन भी किया तो भी उनको जेजेपी याद आई। इसका मतलब तो दिखता है कि सबसे बड़ा खतरा उनके लिए हम ही है। और मैं निरंतर बोलता हूँ वो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। दुष्यंत जी, लोकसभा चुनाव में किसानों ने आपका भी काफी विरोध किया। अब अदालत का जो फैसला है कि 1 हफ्ते में शंभू बॉर्डर खाली करना है, क्या आप हरियाणा सरकार को इसी में कोर्ट के फैसले का अमल करना चाहिए। तुरंत जो फार्मर्स कई महीनों से शंभू बॉर्डर पर पहुंचे वो बैरिकेड हटाने चाहिए। अगर कोई व्यवस्था बनानी है तो दिल्ली सरकार बनाएगी, केंद्र सरकार बनाएगी। हमें अपने बॉर्डर को क्यों रोकना पड़ रहा है? निरंतर मैं भी अम्बाला गया था, शंभू के आसपास के गांव के लोग मेरे कहते थे हमारे गांव में 12 मौतें हो चुकी, क्योंकि सारा हैवी ट्रैफिक गांव की सड़कों से डाइवर्टेड है और बड़ा वहां रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान हो। और अभी तो बारिश का सीजन आना है, लास्ट ईयर इसी एरिया में फ्लड आया। अगर इस तरह की कोई घटना हो जाती है और वहां फ्लड जैसी सिचुएशन आती है, क्या सरकार के पास उचित व्यवस्था भी है? क्योंकि अम्बाला जब मैं गया जब बताया गया कि अब तक इमरजेंसी रिस्पांस के जो उपकरण अप्रैल मई में खरीदे जाते थे वो आज तक नहीं खरीदे गए। अगर कल हैवी रेनफॉल आ जाता है और किसी तरह की व्यवस्था लास्ट ईयर जैसी हो जाती है तो शायद हमारा प्रदेश का प्रशासन भी पूरी तौर पर इक्विप किया है कि हम आपको लगता है हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में काम किया है? कई बार आपने बुलवाया करे तो बहुत थे जितेंद्र, मगर मोदी हटाओ मोदी ले आओ में रड़क मारी गई। ना तो किसी को ये याद रहा कि 15-14 फसलें एमएसपी पर खरीदी, ना ये याद रहा कि 2 दिन में मंडी में से फसल उठते ही पेमेंट आ गई, ना किसी को ये आड़ती को याद रहा कि दुष्यंत ने जो 6-6 महीने आड़त नहीं मिलती थी वो 30 दिन में पहुंची। एक मैं आपको वाकया बताता हूँ। कल ही जब हम कुरुक्षेत्र मंडी में कुरुक्षेत्र के अंदर पार्टी की बैठक ले रहे थे, 2 आड़ती बैठे थे। मैंने टॉपिक छेड़ लिया, भाई आड़त मेरे टाइम में 30 दिन में आती थी, विरोध भी तुमने मेरा किया। आड़त आई तो एक आड़ती खड़ा होकर कहता जी 2.5 महीने हो गए आज तक आड़त नहीं देने। ऐसा क्या हुआ कि मेरे जाते ही जो ये ऑटोमेटेड व्यवस्था थी इसका फेलियर प्रदेश में आया कि किसानों को 1.5 महीने बाद पेमेंट आई, आड़तियों का 2.5 महीने हो गए पेमेंट। ये दिखता है कि जो कंट्रोल डिपार्टमेंट में सरकार में मिनिस्टर्स का या चीफ मिनिस्टर का होना चाहिए था वो कंट्रोल नहीं है।
आज भी रिमोट कंट्रोल से प्रदेश में। जी सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपने जिक्र किया एलएलटी बसपा का, उसमें पत्रकार ने सवाल पूछा रमेश से कि उन्होंने कहा कि 53 सीटें हमारे खाते में आ गई है, अन्य समान विचारधारा के लोगों से भी हम बातचीत करेंगे और अपनी जो 53 सीटें अपने हिस्से के उसमें से दूसरे दलों को भी हम सीट दे सकते हैं। तो पत्रकार ने पूछा कि क्या जेजेपी से ये बातचीत हो सकती है, तो उन्होंने कहा मैं आपको कोई पत्रकार हो तो कहा मैं आपको जुगाड़ दे दो, बातचीत करता हूँ। तो क्योंकि ऊपर क्वेश्चन आ गया है तो आप ये क्वेश्चन बारी बारी आप लोग से भी पूछते आए, गठबंधन के बाद तो पहली मैं बार आपको बोल देता हूँ, और उनसे भी पूछते आए। पता नहीं कहाँ इतनी क्या कहते हैं मीठे विचार आए हैं, उनके अधिकार दे दिए। नहीं तो आपको भी डांट पड़ी होगी पहले, उल्टा सीधा सुनने को मिला। मैं हमारा केवल मात्र एक कि हम अगले 5-6 दिनों में प्रदेश के 22 जिले 90 विधानसभा सीटों का संगठन को दोबारा खड़ा करें और अपनी लड़ाई में परिस्थितियां क्या बढ़ेगी, कौन किसके साथ है, इसको भविष्य पे छोड़ते बेहतर। तो पूर्णतः आप नकार नहीं रहेंगे इस मैं उनके साथ जाके फिर विचार भी नहीं करूँगा। और बहुत समान विचार के लोग हैं जिनके साथ हम आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, जिसके साथ है। सामान्य विचारों के सामान्य मुद्दों पर लड़ने वाले लोग भविष्य में इकट्ठे हो, इसका कौन फैसला कर सकता है? हमने आम आदमी पार्टी के साथ भी चुनाव लड़ा, हमने बसपा के साथ भी अलायंस किया, मगर क्यों टूटा है तो बसपा भी जवाब नहीं दे पाई। और अपने इंडिपेंडेंटली 90 में सीटों पर कैंडिडेट उतारे, 10 जीते। अभी तो चुनावी सरगर्मियां बढ़ती हैं, ये जो 8-8, 10-10 एमएलए कैंडिडेट लीग पार्टियां घूम रही हैं, अभी तो भागम भाग इनमें शुरू होनी है। हमारे में तो जो जाने थे जाने। अच्छा, आम आदमी पार्टी कहती है सर कि जेजेपी इनेलो के साथ मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता, ये उनके प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता का कहना है। तो मैंने कभी बोला मैं उनके साथ जाऊँ, मैंने कहा इतिहास में रहा, इतिहास में तो वो हमारे साथ गए थे 7-3 में, कोई इतिहास तो छुपा नहीं रह सकता। इतिहास में तो उन्होंने कांग्रेस के आदमी दिल्ली मिल के लड़ाई लड़ी, हरियाणा में ले, पंजाब नहीं ले, तो कौन राजनीति में कब क्या फैसले ले ले, ये समय पे छोड़ दे पहले। जब जेजेपी स्टार्ट हुई, जेजेपी में आपने पूरा ध्यान बनाया और जेजेपी जैसा कहती रहते कि 9 महीने की पार्टी 10 एमएलए जब भी आगे 27 में शामिल हो गए, तो आप के बारे में बहुत सारा बात करते थे और यूथ भागीदार लगा था। अभी कुछ दिवस आपने देखा होगा कि जो समाज की बात है, महाजन के 5 मंत्री सरकार के फैसले को हाईकोर्ट की विरुद्ध करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की विरुद्ध करते हैं, भर्तियाँ लगभग 80 गई है। इस सारी परिस्थिति को जो सरकारी भर्तियाँ 2 लाख पर खाली पड़ी हैं, ये विपक्षी बोलता है आपको सत्ता के बीच में रहे तो आपको पता भी वो कितनी भर्तियाँ रही हैं, इस सारी व्यवस्था को कैसे देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से मनोहर लाल जी की पिछली गवर्नमेंट जिसको जुडिशियल बैलेंस नहीं करता वो हटा, ये अपने आप में दिखाता है कि प्रॉपर मॉनिटरिंग इसकी नहीं, तो इसको सस्टेन भी कोर्ट में किया जा सकता। जहाँ युवाओं की बात है, एक बड़े लंबे समय से युवाओं के मन में एक संशय है, जो कोविड और किसान आंदोलन के बाद भर्तियां होनी चाहिए थी वो नहीं हुई और कई भर्तियों पर क्वेश्चन मार्क ये दिखता है कि HSSC और HPSC का पूरा फेलियर रहा है। सर एक सवाल मेरा है, चुनाव हो गए उसमें राष्ट्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी उठना चाह रहा है। अगर 2019 वाली इस बार ये जो स्थिति बनती है 24 में कि चाबी अगर आपको मिल जाए तो हाथ में चाबी देने की कमर के साथ लगता है। अरे चाबी से खुद खोल लेंगे चाहे पीछे कोई आ जाए।